किस्त नंबर 2। प्यारे बाबा, मैं जानता हूं इस खत के लिफाफे पर मेरा नाम देखकर आप चौंके होंगे। फिर बहुत देर तक आपने इस लिफाफे को खोला नहीं होगा। मेरा नाम देखते रहे होंगे और आपको सब कुछ याद आता रहा होगा जो मैं आपसे कहकर गया था और जिस पर मैं आपसे नादिम हूं। आपने सोचा होगा खत खोले बगैर लिफाफे को फाड़ कर फेंक दें, मगर यह आपसे हो नहीं सका होगा क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूं, ताहा अब्दुल आला, जिसे आपने मेरी मां के जाने के बाद चिड़िया के बच्चे की तरह तने तन्हा पाला और जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लिफाफा फाड़ कर फेंक देते तो भी दोबारा टोकरी से निकालकर कागज के टुकड़ों को जोड़ लेते। दिल तो नहीं है ये कि टूट कर न जुड़ता। क्या लिखूं आपके नाम इस खत में? अपनी शर्मसारी, अपनी निदामत या अपनी बेबसी? बाबा आपको छोड़कर गया था पर आपसे कटकर रहा नहीं जा रहा। आप याद आते रहते हैं, ज्यादा नहीं बस हर सांस के साथ। आपका दिल दुखाया है पर मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या करता? आपको छोड़कर कम से कम जिंदा तो रह रहा हूं। हुस्ने जहां को छोड़ देता तो यह भी ना कर पाता। खत पढ़ रहे होंगे तो हुस्ने जहां के नाम पर आपके माथे पर बल आया होगा। मैं जानता हूं आप अब भी उसके लिए अपना दिल बड़ा नहीं कर पाए होंगे। मैंने जिंदगी में पहली बार आपको किसी से नफरत करते देखा है, और वो भी उससे जिससे मुझे मोहब्बत है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था बाबा आप नफरत नाम की किसी शय से वाकिफ भी हैं। आप तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की कायनात से, और इस कायनात में एक हुस्न जहां भी है जिसे अल्लाह ने दुनिया में पैदा करके उसको मेरे दिल में रख दिया है। वो वैसी ही रूह रखती है जैसी आप और मैं, वैसा ही दिल जैसा आप और मैं। फिर बाबा आप मुझे हुस्ने जहां से मोहब्बत करने के लिए माफ क्यों नहीं कर सकते? मेरे बस में होता उसे प्यार ना कर पाना तो मैं ना करता। मेरे बस में होता उससे तर्के ताल्लुक करना तो मैं कब का कर चुका होता। पर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। उसे दिल से नहीं निकाल पाता, आपको दिमाग से। और मैं आजकल दिल और दिमाग की इस जंग में सिर्फ एक बेकार वजूद बनकर रह गया हूं। आपकी बद्दुआएं लग रही हैं मुझे। मैं जानता हूं ये पढ़ते हुए आप बेकरार हुए होंगे क्योंकि आप तो मुझे बद्दुआ दे ही नहीं सकते ना। लेकिन आपका दिल दुखाया है तो यह कैसे मुमकिन है अल्लाह नाराज ना हुआ हो मुझसे? अब अल्लाह का नाम नहीं लिख पाता मैं। लिखता भी हूं तो वो नाम मेरी रूह से नहीं बस हाथों से लिखा जाता है। लोग मेरे हाथ से बनी खत्ताती को अब नहीं देखते। दंग होना तो दूर की बात है और खरीदना तो उससे भी दूर की बात। मैं जानता हूं आप कहेंगे दिल में हुस्ने जहां बसाकर अल्लाह का नाम लिखोगे तो यही होगा। शायद शिर्क कर बैठा हूं मगर तौबा की तौफीक भी नहीं हो पा रही। ताहा अब्दुल आला बड़ी तकलीफ में है आजकल। अल्लाह को पुकारता हूं तो वो नहीं सुनता। आपको पुकार रहा हूं क्योंकि अल्लाह आपकी हमेशा सुनता है। उसे कहें ताहा को माफ कर दे, ताहा के दिल से हुस्ने जहां मिटा दे, वहां अपना ठिकाना बनाए। ताहा के हाथों और रूह को इस काबिल रहने दे कि वो अल्लाह के नाम लिखे तो लोगों के दिलों को मोम कर दे। अल्लाह की किब्रियाई के खौफ से मुनव्वर करे अल्लाह की मोहब्बत के नूर से। पर यह तभी होगा जब आप ताहा को माफ करेंगे। बाबा मुझे माफ कर दे। आपका नाफरमान बेटा ताहा अब्दुल आला। कल्ब मोमिन ने बेयकीनी के आलम में
अपनी मां के हाथों से वो लिफाफा लिया था। उस पर उसका नाम लिखा था बेहद खूबसूरत रस्मुल खत में। अल्लाह ताला की हैंडराइटिंग कितनी खूबसूरत है। एक लम्हे के लिए उसने उस लिफाफे पर नजर डालते हुए सोचा, फिर सर उठाकर अपनी मां को देखा, जिसके हाथों की कपकपाहट उसने लिफाफा लेते हुए नोटिस की थी। वो सरता पा लरज रही थी। अपनी मुस्कुराहट को होंठों में और आंसुओं को आंखों में छुपाने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, या शंग्रफी या गुलाबी, पता नहीं वो कौन सा रंग था। कलर बैलेट के सारे रंगों से जुबानी वाकिफ होने के बावजूद मोमिन बूझ नहीं सका, मगर कम से कम वो जर्द रंगत नहीं थी। वो जर्द रंगत जो वो अपने बाप के जाने के बाद अपनी मां के चेहरे पर देखने का आदी हो गया था। वो एक खूबसूरत सुर्ख गुलाब की तरह खिल उठी थी, या शायद जी उठी थी। वो मां को मबहूत देखता रहा। तुम खत नहीं पढ़ोगे? उसकी मां ने जैसे उसे याद दिलाया। हां, मगर इसे खोला किसने? उसने यकदम लिफाफा पलटा और उसका उठा हुआ फ्लैप देखा। मैंने, कुछ मुजरिमाना से अंदाज में उसकी मां ने कहा। वो राज जो उसके और अल्लाह के दरमियान था, वो उसकी मां भी जान गई थी, और यह बात उस वक्त मोमिन को अच्छी नहीं लगी थी। वो चुपचाप खत लिए अंदर आ गया था। मेरे प्यारे कल्बे मोमिन, तुम्हारे सारे खत अल्लाह तक पहुंच गए हैं और उन्होंने पढ़ भी लिए हैं। वो तुम्हें खुद उन सब का जवाब भेजना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा वो तुम्हारा जवाब मेरे जरिए तुम तक पहुंचा दें। मैं 15 तारीख को आ रहा हूं तुम्हारी सब बातों का जवाब लेकर। तुम्हारा दादा अब्दुल आला। जिस बेकरारी और बेचैनी से उसने लिफाफा खोलकर खत पढ़ना शुरू किया था, उस बेकरारी के साथ ही उसने खत खत्म किया था, बेहद मायूसी के साथ। तो यह खत अल्लाह ताला ने लिखकर नहीं भेजा, उसने अजीब मायूसी से सोचा। पर दादा यहां क्यों आ रहे हैं? उसके जहन में अगला सवाल उभरा था, मगर उससे भी बड़ा सवाल यह था कि दादा को यह कैसे पता चला था कि वो अल्लाह ताला को खत भेज रहा था, और दादा को क्यों उसके खतूत का जवाब देने के लिए अल्लाह ने चुना? क्या वो भी अल्लाह के पास रहते थे? सवालात का अंबार था जिसने उस पर उसके जहन का घेराव किया हुआ था। मोमिन, वो अपनी मां की आवाज पर बेख्तियार पलटा। वो पता नहीं कब उसके पीछे कमरे में आ गई थी। अल्लाह ताला ने खुद खत क्यों नहीं लिखा मुझे? उसने मां को देखते हुए बेसाख्ता कहा। खुद नहीं लिखते, वो उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए। उन्होंने किसी को कह दिया होगा काम करने के लिए। उसकी मां ने उसके हाथ में पकड़ा खत उसके हाथ से लेकर उसे बड़ी बेहतियात से तह करके लिफाफे में डालते हुए कहा, उन्होंने दादा से कहा है। मोमिन को लगा जैसे उसकी मां ने खत ध्यान से नहीं पढ़ा था। हां, मैं जानती हूं, मध्यम आवाज उसे सुनाई दी थी। उसकी मां अब खत को उसकी स्टडी टेबल पर रखते हुए उस पर एक पेपर वेट रख रही थी। एक लम्हे के लिए मोमिन को ख्याल आया वो मां को बता दे कि उसने खत में अपने बाप को भेजने का कहा था। एक लम्हे के लिए ही वो झिझका था और फिर उसने मां से कह दिया, लेकिन मैंने तो बाबा को बुलाया था, दादा को तो नहीं बुलाया था। उसके शिकवे का जवाब उसकी मां ने एक पुरस्रार मुस्कुराहट से दिया था, मगर उस मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में बहुत सारे बिजली के कुमकुमे से रोशन हुए थे। वो भी तो आ रहे हैं। वो साकत हुआ, फिर खुशी से बेकाबू, आपको कैसे पता चला? मोमिन बेख्तियार चिल्लाया था। जवाब में एक और मुस्कुराहट आई थी और फिर एक हंसी। उसने बाप के जाने के बाद आज पहली बार मां को खिलखिलाकर हंसते सुना था। सुर्ख होते चमकते चेहरे के साथ मोमिन को यकीन आ गया था कि अल्लाह ताला वाकई उसके बाबा को भेज रहे थे, और वो भी उसके दादा के साथ जिनसे वो कभी नहीं मिला था। मगर इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन बात यह थी कि अल्लाह ताला को उसके सारे खत मिल गए थे और उन्होंने उसके खत पढ़ भी लिए थे। उसकी मां
कमरे से जा चुकी थी और मोमिन वहीं खड़ा था, अपने दिल की धड़कनों को गिनता। वो कल स्कूल में सबको बता सकता था कि वो अल्लाह ताला को जो खत लिखता था वो अल्लाह को मिल गए थे और उसे उनका जवाब भी मिलने वाला था, मगर उससे पहले उसे एक काम करना था। वो भागता जा रहा था, फूले हुए सांस के साथ, खेतों में लहलहाती हुई सब्ज फसल के बीचों बीच उस पगडंडी पर जो उस जंगल की तरफ मुड़ रही थी। उसकी साइकिल का टायर पंक्चर था और मोमिन कल तक इंतजार नहीं कर सकता था। सारे देव, जिन, भूत, चुड़ैलें उसे सब भूल चुकी थी, जो उस जंगल में कहीं ना कहीं बसते थे और जिनसे पूरा कस्बा बच्चों को डराता था। याद था तो उसे वो लेटर बॉक्स याद था जिसमें डाले हुए खत अल्लाह तक पहुंच गए थे और वो तस्दीक चाहता था कि ये सब झूठ नहीं था। उसकी मां की कोई तिफले तसल्ली भी नहीं थी। लेटर बॉक्स वहीं पड़ा था जहां उसने रखा हुआ था, उस सूखे हुए दरख्त के गिरे हुए तने पर जो मुसलसल होने वाली बारिशों में उसी तने की तरह नमी से गीला था। मोमिन चलते हुए तने के पास आया और बेताबी से उसने लेटर बॉक्स को दरख्त के तने पर लिटाया और उसका नीचे वाला वो हिस्सा खोला जिसको खोलकर खत निकाले जाते थे। लेटर बॉक्स बिल्कुल खाली था। उसके 30 के 30 खत अल्लाह तक पहुंच चुके थे। मोमिन का दिल चाहा वो बेख्तियार उछले, चीखे और चिल्लाए या फिर थोड़ा सा डांस कर ले। तो जो जवाब उसके पास आया था वो अल्लाह ही की तरफ से आया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर जैसे अपने खुले हुए होंठों और खिल खिल पड़ती मुस्कुराहट को बैक वक्त छुपाया। लेटर बॉक्स का निचला हिस्सा बंद किया, उसे सीधा करके तने पर रखा, एक बार फिर मुस्कुराया, पलटा और बर्क रफ्तारी से दोबारा भागने लगा। पैरों के नीचे आने वाले दरख्तों के खुश्क और सब्ज पत्तों ने इस बार कोई चुरमुराहट नहीं की थी क्योंकि वह सब बारिश के पानी में भीगे हुए थे। अलबत्ता जहां जहां भागते हुए मोमिन के कदम पड़ रहे थे वहां वहां पैरों के निशान गढ़ों की शक्ल में पड़ रहे थे। कुछ छींटे उड़कर उसकी ट्राउजर पर भी लग रहे थे, पर कल्बे मोमिन को उस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं थी, न कीचड़ की, न जंगल के वीराने की, ना ही उस बात की कि उसे वहां से भागते हुए एक लंबा फासला तय करके वापस घर पहुंचना था, अपनी मां के पास, हुस्ने जहां के पास। ज्वेलरी के उस खुले हुए डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं था। जो कुछ था उस डब्बे के गिर्द ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा पड़ा था और ड्रेसिंग टेबल के सामने हुस्ने जहां बैठी आईने में अपना अक्स देख रही थी। सर पर जूड़े की शक्ल में लपेटे हुए बालों को उसने हेयर पिन निकालते हुए खोला था। वो सर से कंधों तक आए, फिर कंधों से नीचे उसकी कमर से लिपटते हुए गिरते चले गए। बिस्तर पर लेटा हुआ कल्बे मोमिन करवट लिए खुली आंखों से हुस्ने जहां को देखता गया था। उसकी मां बेपनाह खूबसूरत थी। उसने बहुत लोगों से सुना था और उन लोगों में उसका अपना बाप भी था, और अब एक बार फिर वो अपनी मां को उसी तरह उस आईने के सामने बैठा देख रहा था जिस तरह वो उसके बाप के जाने से पहले कभी कभार बैठकर तैयार हुआ करती थी, श्रृंगार करती थी, जेवर पहनती थी और हुस्ने जहां बन जाती थी। फिर उसकी मां नहीं रहती थी क्योंकि उस पर किसी की नजर ठहरती ही नहीं थी, मगर ऐसा कभी कभार होता था, किसी त्योहार पर, किसी खास दिन, या तब जब वो या उसका बाप किसी बात पर बहुत खुश होते थे। अपने बाप के जाने के बाद मोमिन ने कभी उसे श्रृंगार करते नहीं देखा था। जेवर पहनना तो दूर की बात थी, उसने कभी अपनी मां को इस आईने के सामने बैठा भी नहीं देखा था जिसके सामने वो रात की उस पहर बैठी हुई थी। वो रात के इस पहर उसके स्टडी टेबल पर बैठकर रोते और सिसकते हुए वो खत लिखा करती थी जिसे वो उस अलमारी वाले डब्बे में डाल देती थी। मोमिन को यह नहीं पता था कि वो उन खतों में क्या लिखती थी, मगर यह जरूर पता था कि वो ये खत किसी को लिखती थी, उसके बाप
ताहा अब्दुल आला। मम्मी, आपके पास कितने ज्यादा जेवर हैं। वो बहुत देर बिस्तर पर खामोश लेटा नहीं रह सका। उठकर हुस्ने जहां के पास चला आया था और ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे हुए जेवरात में से एक हार उठाते हुए उसने कहा था। हुस्ने जहां अपने कानों में झुमके पहन रही थी, उसकी बात पर एक लम्हे के लिए जैसे वो ठिठकी थी, फिर बेख्तियार मुस्कुराई। सब नकली हैं, उसने जैसे मोमिन को बताया, मगर उसने उसकी बात पर गौर नहीं किया था। वो उस वक्त उस खूबसूरत इमिटेशन ज्वेलरी के साथ खेलने में मसरूफ था। आप हमेशा ऐसी रहा करें, उसने मां से यकदम फरमाइश की, एक झूमर उसके माथे के ऊपर बालों में लटकाते हुए। कैसे? वो हंसी, ऐसे खूबसूरत और खुश। मोमिन को जितने आसान अल्फाज में उसे समझाना आया था, उसने समझा दिया था। उसकी मां ने अजीब सी नजरों से उसे देखा, यूं जैसे हैरान हुई हो कि वो कैसे जानता था कि वो खुश नहीं थी। माओं को गलत फहमी होती है कि सिर्फ वही औलाद का चेहरा पढ़ सकती हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं होता उनकी औलाद भी उनका चेहरा वैसे ही पढ़ सकती है। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, अब हमेशा खुश और खूबसूरत रहूंगी, उसने मोमिन के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। मैंने बुलाया है इसलिए आ रहे हैं। मोमिन जताए बगैर नहीं रह सका। हां, जानती हूं, तुम्हारे बुलाने पर ही आ रहे हैं, मेरे बुलाने पर तो कभी नहीं आते। वो बच्चा था, फिर भी मां के लहजे में छलकती उदासी महसूस किए बगैर नहीं रह सका। बाबा गए क्यों थे? वो सवाल कल्बे मोमिन ने पहली बार नहीं किया था, हर रोज करता था। मुझसे एक गलती हो गई थी, जवाब वही आया था जो 1.5 साल से आ रहा था। तो आप माफी मांग लेती। वो हल भी मोमिन 1.5 साल से उसके सामने रख रहा था, ये जाने बगैर कि माफी मांगना एक बात थी, मिलना दूसरी। मांगी थी, उसकी आवाज भर आई और उसने मोमिन से नजरें चुरा ली। मोमिन मां का लहजा ब्रेल की तरह पड़ता था। मैं बाबा से कहूंगा आपको माफ कर दें। यह वादा भी पुराना था और मरहम भी। वो हुस्ने जहां के बालों को अब अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट रहा था, जैसे मशहूर मदहोश होने वाले अंदाज में, जैसे जादू टोना कर रहा हो। बाबा आएंगे तो आप सफेद गुलाब लगाएंगे ना? उसने जैसे मां को याद दिलाया। सफेद गुलाब तो तुम्हारे बाबा लाते थे मेरे लिए, वो लाएंगे तो लगा लूंगी। हुस्ने जहां को पता नहीं क्या याद आया। मैं ला दूंगा आपको, उसने बेहद पुरजोश अंदाज में मां को अपनी खिदमत पेश की। तुम कहां से लाओगे? वो हंसी। कहीं से भी तोड़कर। वो सोच में पड़ा। यह गुलाब का मौसम नहीं है, हुस्ने जहां ने उसे याद दिलाया। मैं आपके लिए कहीं से भी ले आऊंगा। वो हंसती और हंसती ही चली गई। ऐसा वादा तो कभी ताहा ने भी नहीं किया था। उसकी हंसी उसके आंसू साथ लेकर आई थी, पुरानी सहेली की तरह। मोमिन ने मां की खूबसूरत आंखों को हमेशा की तरह पानी से भरते देखा। मम्मी, मुझे आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, उसने जैसे बेकरार होकर मां से कहा। ताहा भी यही कहता था। वो हमेशा हर बात में उसे ताहा की याद दिलाता था। हुस्ने जहां ने उल्टे हाथ से आंसू रगड़े थे, आंखें खुश करने की कोशिश करते हुए। फिर उसे देखकर मुस्कुराई, यूं जैसे उसे खुश करना चाहती हो। आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या बाबा से? कल्बे मोमिन ने उससे सवाल किया। वो ताहा के सामने भी उससे यही पूछा करता था। उसके जाने के बाद आज पहली बार उससे दोबारा पूछ रहा था। तुमसे ज्यादा बाबा से और बाबा से ज्यादा तुमसे। वो बेख्तियार हंसी। मोमिन ने बुरा मनाया, यानी ज्यादा किससे? उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। जो मुझसे ज्यादा प्यार करता है उससे, हुस्ने जहां ने बेसाख्ता कहा। वो तो मैं करता हूं। हुस्ने जहां ने कल्बे मोमिन की आंखें देखी। क्या आंखें थी, क्या मासूमियत थी, क्या सच था और क्या एतराफ था। महबूब का इजहार मोहब्बत औरत दिल पर लिखती है, औलाद का इजहार मोहब्बत रूह पर। पहला कब्र तक जाता है, दूसरा आसमानों तक साथ लेकर जाती है।
मम्मी मुझे नींद आ रही है। उसने मां के बालों को अपनी उंगलियों के गिर्द से खोलते हुए यकदम जमाई ली। वो उसे देखकर रह गई। अगर वो ना होता तो उसकी जिंदगी में क्या था? कुछ भी नहीं। वो कल्बे मोमिन को बिस्तर पर जाकर लेटते हुए देख रही थी। उन सारे नकली जेवरात में जो वो अपने इर्द गिर्द फैलाए बैठी थी, सिर्फ एक असली था उसके पास, कल्बे मोमिन। तो तुम्हारे बाबा आ गए तो फिर तुम क्या करोगे? स्कूल में उसके सबसे करीबी दोस्त ने लंच ब्रेक में उससे पूछा था। कल्बे मोमिन के बाप के वापस आने की खबर उसकी पूरी क्लास में गर्दिश कर रही थी। इस खबर के साथ कि कल्बे मोमिन ने अल्लाह को खत लिखकर अपने बाबा को बुलवाया था, वो दिनों में जैसे वहां स्टार बन गया था। फिर हम यहां से चले जाएंगे, मम्मी कहती हैं, उसने इत्मीनान से अपने दोस्त को बताया। और कहां जाओगे तुम लोग? उसके दोस्त ने कुरेदा। ये तो नहीं बताया मम्मी ने। कल्बे मोमिन ने सर खुजा कर कहा। तुमने अल्लाह से और क्या क्या मांगा है कल्बे मोमिन? उसके दोस्त ने चंद लम्हे बाद अपने लंच का सैंडविच खाते हुए बिलाखिर उससे वो सवाल पूछा जिसका उसे तजस्सुस था। कल्बे मोमिन ने होंठ भींच लिए। वो एक बात बता चुका था, सारी बातें नहीं बता सकता था। उस दिन वो घर आते हुए बेहद खुश था क्योंकि घर में बहुत कुछ बन रहा था। उसके बाबा का फेवरेट केक और फेवरेट डिश और मोमिन का फेवरेट डोनर कबाब। उसकी मां उस दिन उस स्टोर में काम पर नहीं गई थी जहां वो स्टोर कीपर थी। वो सुबह से उसके बाबा के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ थी। मोमिन का ख्याल था वो घर पहुंचेगा तो बाबा वहां आ चुके होंगे, मगर ऐसा नहीं था। बाबा अभी भी नहीं आए थे और उसकी मां एक बेहतरीन लिबास पहने हुई थी। मम्मी, कल्बे मोमिन उसको दरवाजा खोलते ही देखकर अपना सवाल भूल गया था। उसने जहां को जैसे अंदाजा हुआ कि वो क्या पूछना चाहता था। बस वो आने वाले ही होंगे। मोमिन, तुम जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना बना रही हूं। वो कहते हुए वहां रुके बगैर अंदर गई और उसी रफ्तार से मोमिन भी अंदर गया था। कपड़े तब्दील करते हुए उसे कुछ ख्याल आया और वो मां के पीछे बावर्ची खाने में आ गया। मम्मी, वो जो आदमी हमारे घर आया था उसका क्या नाम था? काम करते हुए हुस्न जहां ने उसके सवाल को गौर से नहीं सुना। कौन सा आदमी? उसने मोमिन की तरफ देखे बगैर पूछा। जिसकी वजह से बाबा खफा होकर गए थे। हुस्न जहां साकत हो गई थी। साकत शायद छोटा लफ्ज था, वो बर्फ हुई थी। पलटकर उसने कल्बे मोमिन को देखा। वो 1.5 साल बाद भी उस शख्स को याद कर रहा था जिसकी वजह से ताहा वो सोच नहीं सके। मोमिन उसे देख रहा था जैसे अदालत के आगे कटहरे में खड़े मुजरिम को जज देखता है। तुम्हें सब याद है? वो उसे ये सवाल नहीं करना चाहती थी जो कर रही थी। मोमिन ने सर हिलाया। वो आगे बढ़ाई, घुटनों के बल जमीन पर बैठी, उसे दोनों कंधों से पकड़ा और कहा, वो कोई आदमी नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ। वो उससे अजीब मिन्नत वाले अंदाज में कह रही थी। मोमिन ने सर इस बात में हिलाया, फिर उससे पूछा, वो दोबारा तो नहीं आएगा ना? उसके अंदाज में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो हर उस चीज को वहां आने से रोक देना चाहता हो जो उसके बाप को खफा कर सकती थी। कभी नहीं, हुस्न जहां ने बेख्तियार कहा। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, बैरूनी दरवाजे की बेल बजी थी। मोमिन ने यकदम मां से अपने आप को छुड़ाया। बाबा आ गए। वो भागा था बैरूनी दरवाजे की तरफ और हुस्न जहां भी उसी तरह बाहर लपकी थी। 1.5 साल बाद वो उससे मिलने, उसे देखने जा रही थी जो उसका महबूब था। वो उससे खफा था और अब लौट आया था तो वो अजीब सरशारी और बेखुदी के आलम में थी। मोमिन ने दरवाजा खोला था और दरवाजे के सामने खड़े शख्स को देखकर वो साकित हुआ और ऐसा ही सकता उसके पीछे आती हुस्न जहां को हुआ था। वो चेहरे पर पानी के छींटे मारती ही चली गई थी। चेहरे पर कुछ था ही नहीं जो उसे साफ करना था, मगर फिर भी आंखें बंद किए यूं हाथों की मुट्ठियों में लिए पानी को मुंह पर मारना उसे अच्छा लग रहा था। शायद पानी उसकी शर्मसारी धो डालता जो उसने उस दिन महसूस की थी और उस जिल्लत को भी जो उस वक्त उसे अपने माथे पर चुभ रही थी। कुछ तो अकल करती मोमिना,
सीधा इनकार करके ही आ गई। उसने अपने अकब में सुरैया की आवाज सुनी थी जो उसे तौलिया पकड़ाने आई थी। तो और क्या करती, मिनी स्कर्ट पहनकर दिखा देती। वो तल्ख होना नहीं चाहती थी लेकिन हो गई थी। तौलिए से गीले चेहरे को रगड़ते हुए उसने जैसे अपनी हजीमत भी छुपाई थी। तू उन्हें 2-3 सीन करके दिखाती, वो एक्टिंग देखते तो खुद रोल देते तुझे। उसने तौलिया हटाकर मां को देखा। उनकी सादगी पर उसे हंसी आई, हालांकि उसे रोना आ रहा था। अब मां, यहां किसी को एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस नहीं देखनी। यहां सबको एक्ट्रेस का सिर्फ जिस्म देखना और दिखाना होता है, उसने अंदर जाते हुए कहा। सुरैया को बेख्तियार झिझक महसूस हुई। मोमिना कभी ऐसी बातें तो नहीं करती थी। ऐसा भी कलयुग नहीं है। सुरैया ने बेख्तियार उस इंडस्ट्री को डिफेंड करने की कोशिश की जिसका वो कभी हिस्सा रही थी। कलयुग ही है अम्मा, आपका जमाना नहीं है ये। अब सिनेमा में सब शरीफ और खानदानी लोग जाते हैं अपने अपने खानदान के साथ, मगर देखने वो भी आइटम नंबर ही जाते हैं। उसने पलटकर मां को जैसे 21वीं सदी में लाने की कोशिश की। पर एक चीज, परफॉर्मेंस भी तो होती है, एक्टिंग भी तो होती है। सुरैया ने अपने जमाने से चिपके रहने की आखिरी कोशिश की। वो आपके जमाने में होती होगी और उसकी कदर भी आपके जमाने में ही होती होगी। मैं जिस जमाने में हूं अम्मा, इसमें सिर्फ ग्लैमर बिकता है, कीमत होती है हर चीज की, कदर नहीं। वो मां से अब मध्यम लहजे में बात कर रही थी। जो कुछ उसके साथ आज हुआ था वो उनका कसूर नहीं था। इतना पुराना जमाना तो नहीं था मेरा। सुरैया के जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा था। बस यही कोई 15-20 साल पहले ही की तो बात थी। वो बड़बड़ाई थी। 15-20 साल 2 दिहाइयों को कहते हैं अम्मा। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रही। सुरैया ने जैसे हथियार डाल दिए थे। उस इंडस्ट्री का दिफा ना करने का फैसला किया था जिसके लिए वो पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी थी। ये फिल्म मिल जाती तो जहांगीर का गुर्दा ट्रांसप्लांट हो जाता। मोमिन की हर फिल्म हिट होती है। ये फिल्म भी हिट हो जाती तो तुम स्टार बन जाती। काम ही काम होता तुम्हारे पास। इसके बाद कोई फिल्म ना भी मिलती तो भी टीवी पर ही काम मिल जाता। जहांगीर का इलाज। सुरैया खुद कलामी की तरह बात कर रही थी, यूं जैसे उन्हें उस ख्याली महल को तोड़ते हुए तकलीफ हो रही थी जो वो कल से मोमिन की फिल्म में उसे काम मिल जाने के तस्वुर पर ही खड़ा करके बैठ गई थी। जुमले के आखिर तक जाते जाते उन्होंने मोमिना का चेहरा देखा था और उसके चेहरे की निदामत ने जैसे कुछ देर के लिए उनकी आवाज छीनी थी। मोमिना मां का चेहरा किसी मुजरिम की तरह देख रही थी जिसका जुर्म साबित हो गया था। अब सजा का ऐलान बाकी था। खाने का तो पूछा ही नहीं मैंने। सुरैया को यकदम ख्याल आया। उसके पास अब भी एक चीज ऐसी थी जिसका जिक्र करके वो उस सूरत हाल से मोमिना और खुद को बचा सकती थी। नहीं, भूख नहीं है अम्मा। मोमिना अंदर कमरे में जाने के लिए पलटी थी। शूट पर कुछ खा लिया ना? सुरैया पीछे आई थी, यूं जैसे अपना एहसास जुर्म कम करना चाहती हो। हां, खा लिया। उसने आज कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसके बावजूद उसे भूख भी नहीं थी। कुछ दिन होते हैं अच्छे और कुछ दिन होते हैं बुरे, मगर मोमिना सुल्तान के दिन कम बुरे और ज्यादा बुरे की कैटेगरीज में बटे हुए थे। अंदर कमरे में नीम तारीकी थी और ठंडक, मगर वहां जहांगीर भी था। उसके इंतजार में बैठा। दोनों की नजरें मिली थी और जहांगीर ने कोई सवाल नहीं किया था। वो उसके सवालों के जवाब देने के लिए कुर्सी खींचकर बैठ गई थी, मगर शायद उसने सहन में होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी। बहन के लिए उसके पास सवाल नहीं थे, मगर उसकी निगाह में हमदर्दी थी। वो जिस दरिया में से रोज गुजर कर आती थी, वो दरिया उसकी वजह से मोमिना की जिंदगी में आया था और जहांगीर को उस पर निदामत थी, रंज था, मगर वो बेबस था, बिल्कुल उस घर के बाकी तीनों अफराद की तरह। वो उनसे ये नहीं कह सकता था कि वो उसे मरने के लिए छोड़ दें। वो कह भी देता तो भी वो ना छोड़ते। कभी उन सब ने बहुत अच्छा वक्त भी देखा था, पहले तब जब सुल्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, फिर तब जब जहांगीर को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया था।
मगर वो सारा वक्त अब सिर्फ यादों और हकीकी की शक्ल में था। जिंदगी वो थी जो उनके सामने फिरी थी। तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार। लंबी खामोशी के बाद जहांगीर ने उसके लिए जो जुमला ढूंढा था, मोमिना ने उसे बीच में ही काट दिया था। मैं ख्वाब नहीं देखती जहांगीर, न ख्याली पुलाव पकाती हूं, और तुम मुझे तसल्ली मत दो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, उसने जहांगीर से कहा था। उसका चेहरा देखकर और अपनी बात के आखिर तक वो अजीब अंदाज में कमजोर पड़ी थी। वो स्याह हल्के, बुझती हुई आंखें, घुलता हुआ वजूद मोमिना सुल्तान के हर हौसले को मिट्टी कर देता था, हर सोच को रद्दी, हर ख्वाहिश को पानी। वो उसके सामने ये तक नहीं कह पाई थी कि अगर दुनिया में कोई चीज उसके कदमों के नीचे से रेत बनकर सिरकती है तो वो जहांगीर की बीमारी का ख्याल था। बाकी किसी चीज को वो कुछ नहीं गर्दानती थी। मैं जानता हूं आप खत्तात बनना चाहती थी, आर्ट पढ़ना चाहती थी। मैं आड़े आ गया, जहांगीर ने सर झुकाकर कहा। वो गलत वक्त पर यह सब उसे याद दिला रहा था। खत्ताती मैं आज भी करती हूं, आर्ट में कभी भी पढ़ लूंगी। वो अगला जुमला जो कहना चाहती थी उसे कह नहीं पाई। लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मैं किसी टाइम मशीन पर नहीं डाल सकती कि आगे ले जाऊं। मजीद कुछ कहे बगैर वो उठ खड़ी हुई थी। उसे कल्ब मोमिन से उस लम्हा शदीद नफरत महसूस हुई थी। उसके सारे जुमले उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। बिस्तर पर लेटकर अपनी चादर तानने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर जैसे अपनी उस दुनिया में जाने की कोशिश की थी, और वो नाकाम रही थी। उसके ऊपर तनी चादर की कैनोपी के अंदर कल्ब मोमिन का चेहरा दिखने लगा था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर। उसकी नजरें, उन आंखों में उसके लिए झुकने वाली हकारत, वो रऊनत जिससे उसने मोमिना का बाजू पकड़ा था, और वो जुमले, वो सब कुछ जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर चलने वाली किसी फिल्म की तरह देख रही थी। चादर को उसने यकदम अपने सर से उतारा था और सांस लेने की कोशिश की थी। फिर वो उठकर बैठ गई थी। कल्बे मोमिन का तकब्बुर किसी ऑक्टोपस की तरह उसकी सोचों को अपने शिकंजे में लिए बैठा था। वो जिस इंडस्ट्री में थी वहां हतक और तौहीन उसके लिए अनचखा फल नहीं थे, ना गुरूर और तकब्बुर वो परिंदा जिसे उसने कभी देखा ही ना हो, मगर पहली बार किसी ने उसकी इस तरह बेइज्जती की थी काम मांगने पर। वरना कोई भी सामने कुछ बुरा नहीं कहता था, कहना भी होता तो पीठ पीछे कहता था। यह पहली बार था कि किसी ने सिर्फ काम मांगने पर उससे यह सब कहा था। उसने कल्ब मोमिन को जहन से झटकने की कोशिश की। उसे दोबारा कभी जिंदगी में उसका सामना करना ही नहीं था। और जिंदगी में तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। उसने जैसे खुद को बहलाने की कोशिश की थी। जिंदगी में तो एक फैसल भी होता है जो नहीं मिलता, और यह तो सिर्फ एक फिल्म थी। उसे अपनी तसल्ली और बहलावे पर यकदम हंसी आई। उसका दिमाग फैसल को कहां से ले आया था, या फिर दिल था जो उसको उस वक्त लाया था जब उसे मरहम की जरूरत थी। आंखें बंद किए उसने बेबसी से अपना माथा छुआ। पहले वो कल्ब मोमिन को अपने जहन से निकालने की जिद्दोजहद कर रही थी, अब उसे फैसल को भी निकालना था। नींद आज उसके मुकद्दर में ही नहीं थी। कोई रंग काला, कोई पीला, कोई लाल गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला, किसे किसे नू चढ़दा। वहां बैठा पूरा मजमा उस कलाम के उन जुमलों में बेख्तियार हाथ और बाजू उठा उठाकर दाद दे उठा था। और दाद देने वालों में नेहा भी थी, जो उसके बराबर फर्शी नशिस्त पर बिल्कुल पहली कतार में थी। गुलकार मंझा हुआ था और पक्के सुर के साथ गा रहा था, और बार बार उन जुमलों को दोहरा रहा था जिस पर उसे दाद मिल रही थी। 40-50 लोगों का वो मजमा जैसे झूम रहा था। कुछ के हाथों में मशरूब के ग्लासेस थे, और कुछ उस सौंफ और छालिया को बार बार लेकर मुंह में डाल रहे थे, जिसकी ट्रे लिए वेटर बार बार चक्कर लगा रहा था। और कुछ फर्शी नशिस्त पर तकरीबन नीम दराज आंखें बंद किए सरूर के किसी आलम में पहुंचे हुए थे। गुलकार ने बिलाशुबा समा बांध दिया था, और उस मजमे में सिर्फ चंद लोग थे
जो गुलूकार को किसी दादो तहसीन के बुलंदो बांग इजहार के बगैर सुन रहे थे, और उनमें से एक कल्बे मोमिन भी था। वो गुलूकार पर बगौर नजरें जमाए हुए था, मगर उसके कहने पर लहक नहीं रहा था, न दूसरों के कहने पर बहक रहा था। न हाथ पांव और सर को गुलूकार की तानों और उसके म्यूजिक पर ही हिला रहा था। वो बस सुन रहा था। किसी जुमले पर वो महजूज होता तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती और सर की हल्की सी जुम्बिश पर वो दाद देता। लेकिन ऐसा शायद उस 1.5 घंटे की महफिल में 2 या 3 बार ही हुआ था। वो वहां नेहा के इसरार पर आया था, वरना उसे सूफी कलाम की महफिलों में आने और वक्त गुजारने में दिलचस्पी नहीं थी। ये उसके मजाज की मौसीकी नहीं थी, मगर नेहा को वो इनकार नहीं कर सकता था। उफ, सो स्पिरिचुअल। नेहा ने उसके बराबर बैठे हुए गुलूकार की किसी लाइन पर झूमते हुए कल्बे मोमिन के कान में सरगोशी की। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। स्पिरिचुअल क्या था उस गाने और उस कलाम में, ये मोमिन जान नहीं पा रहा था। आवाज कमाल थी, तबला और हारमोनियम बजाने वाले अपने काम के माहिर थे, लेकिन बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था जिस पर वहां मौजूद लोग स्पिरिचुअल हो रहे थे। कई जागण कई जाग ना जानन, कई जागदियां भी सुते हु। कई लोग जागते जागते लुट गए और कई सोने की हालत में भी पा गए। कईयां नू रब सुतियां मिलिया, कई जागदे भी गए मुठ्ठे हु। गुलूकार ने अगला कलाम शुरू किया था और कल्बे मोमिन ने नेहा के कान में सरगोशी की। चलें? उसने हैरानी से मोमिन को देखा और कहा, कहां? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने मुस्कुराते हुए नेहा के कान में एक और सरगोशी की। उसने जवाबन बेहद तजस्सुस के आलम में मोमिन का चेहरा देखा, जिस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मजीद कुछ कहे बगैर नेहा वहां से उठकर उसके साथ बाहर तो आ गई थी, लेकिन वो अब भी एक अजीब सी कैफियत में थी। उनकी गाड़ियों की लंबी कतार के तकरीबन आखिरी सिरे पर थी, जो उस घर के बाहर सड़क के किनारे पर खड़ी थी, जहां वो ये महफिल मौसीकी अटेंड करने आए थे। कमाल ही कर दिया, मुझे लग रहा है मैं सूफी हो गई। उसके साथ चलते हुए नेहा ने अपने उरियां बाजुओं को अजीब सरमस्ती के आलम में सर से ऊपर बुलंद करते हुए हवा में लहराते हुए कहा। वो उस वक्त एक स्लीवलेस ब्लाउज और लॉन्ग स्कर्ट में मलबूस थी। वो मुख्तसर ब्लाउज उसकी कमर और पेट का थोड़ा सा हिस्सा दिखा रहा था। उस सफेद सिल्क के ब्लाउज और स्याह स्कर्ट में वो गले में बहुत सारी लंबी और छोटी जंजीरें और पत्थर पहने हुए थी, जिन्होंने उसके सीने को तकरीबन ढक दिया था। बाहर चलती हुई हवा उसके कटे हुए बालों और लटके हुए स्कर्ट को बार बार उठा रही थी, और नेहा दोनों से बेपरवाह थी। ना वो बालों को उड़कर अपने चेहरे और माथे पर आ जाने से ही रोक रही थी, ना अपनी लंबी खूबसूरत टांगों से बार बार हवा से उठने वाले स्कर्ट को। उंगलियों में दबे सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसने गुलूकार के बोल गुनगुनाते हुए सिगरेट फेंका। मोमिन, मैं सूफी हो गई हूं। उसके साथ चलते हुए मोमिन ने उसके पहले जुमले पर कोई तबसरा नहीं किया था, और नेहा ने जैसे उसकी तवज्जो लेने के लिए उसे दोबारा वो जुमला दोहराया। वो तो तुम हर बार ऐसी किसी महफिल को अटेंड करने के बाद चंद घंटों के लिए हो जाती हो, इसलिए परेशान मत हो। चंद घंटों के बाद ठीक हो जाओगी तुम। साथ चलते हुए मोमिन ने अपनी ट्राउजर की जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए उसे जैसे तसल्ली दी। नहीं यार, आज कुछ और ही कैफियत हो गई है मेरी। नेहा ने जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, वो मुतासिर नहीं हुआ। अच्छा, गुड फॉर यू, उसने साथ चलते हुए उसी अंदाज में उसको कहा। तुम ये कवाली अपनी फिल्म में डलवाना। नेहा ने यकदम गुलूकार की सबसे पहली कवाली के बोल दोहराते हुए मोमिन से कहा। वो उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। मेरी फिल्म में कवाली का क्या काम? यार, स्पिरिचुअलिटी आएगी, नेहा ने जैसे दलील दी। यानी मेरी फिल्म का शो देखते ही ऑडियंस सिनेमा में मस्जिद ढूंढना शुरू कर देगी। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में नेहा से कहा था। तुमसे बातों में नहीं जीत सकती मैं, सजेशन दे रही थी मैं। बॉलीवुड की फिल्म्स में नहीं देखा, हर फिल्म में कवाली डालता है सलमान खान, और हर फिल्म सुपरहिट। नेहा ने जैसे उसे कायल करने की कोशिश की। वो सड़क पर अब भी वही बोल गाने और लहराने की कोशिश कर रही थी।
बाजू फैला फैला कर वहां खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स की खुद पर मरकूज ताक़ुब करती हुई नजरों से बेखबर। मेरी कवाली के बगैर भी सुपर हिट होती है फिल्म। मोमिन को उस वक्त सलमान खान का हवाला बुरा लगा। उसकी फिल्म 100 करोड़ करती है। नेहा वाकई किसी और कैफियत में थी, वरना उसके साथ सलमान खान के लिए आर्गू न करती, जो मोमिन का नापसंदीदा तरीन अदाकार था। वो स्पिरिचुअलिटी और कवाली से 100 करोड़ नहीं बनाता, आइटम नंबर से बनाता है। अपनी गाड़ी का लॉक दूर से ही खोलते हुए उसने नेहा को जवाब दिया। उसकी गाड़ी ने दूर ही से लाइट्स झपकाकर जैसे उसका इस्तकबाल किया था। व्हाटएवर, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं देख रहे। कभी इस हालत में देखा है तुमने मुझे? ये स्पिरिचुअलिटी नहीं तो क्या है? नेहा ने उसकी बात का बुरा मनाया। ये उन चर्च वाले सिगरेटों का असर है जो तुम बार बार टेरेस पर जाकर पी कर आ रही थी। स्पिरिचुअलिटी नहीं है ये। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको बड़ा पता है स्पिरिचुअलिटी का। और बाय द वे, मैंने सिर्फ 2 सिगरेट्स पिए थे, 2 से मुझे कुछ नहीं होता। नेहा ने भी गाड़ी में बैठते हुए उसे जवाब दिया, और साथ ही उसे कुछ याद आया। तुमने सोफी का नखरा देखा? मोमिन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेख्तियार हंसा। तुम सूफी से सोफी पर आ गई इतनी जल्दी? बको मत। क्या पहन के आई हुई थी वो? और प्रिटेंड यूं कर रही थी जैसे पता नहीं कौन से प्लेनेट की डिजाइनर हो। नेहा का दिमाग वाकई अब उस सूफियाना कलाम से सेकंड्स में उस डिजाइनर पर आ गया था जो उसकी हरीफ थी। आई लव हर क्लोथ्स, हर सेंस ऑफ स्टाइल इज अमेजिंग, मोमिन ने जवाबन कहा। वो ऐसा ही था। नेहा उसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर मोमिन को जो चीज अच्छी लगती थी वो उसके बारे में खुले दिल से तबसरा करता था। यू डेयर नॉट, शी वॉज लुकिंग रिडिकुलस इन दोज क्लोथ्स। ना होने के बराबर कपड़े पहने हुए थे उसने, ताकि सब मर्द उसे देखें। चीप हरकत। नेहा के लहजे में अजीब तरह की मिडिल क्लास जेलसी गूंजी थी। अगर यह स्ट्रेटेजी थी तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि सब मर्द वाकई उसे ही देख रहे थे। मैं भी। शी लुक्ड हॉट। मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे तपाया। वो जानता था नेहा सोफी को पसंद नहीं करती। मोमिन, नेहा ने जैसे उसे खबरदार किया। मुझसे अगली फिल्म में वार्डरोब डिजाइन करने की बात कर रही थी। मोमिन ने उसकी ललकार के जवाब में कहा। नेहा को जैसे आग लग गई। उसकी इतनी हिम्मत! यार, प्रोफेशनल है, अपॉर्चुनिटी देख रही है वो मेरे साथ काम करके। मोमिन ने जैसे उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। तुम उसके साथ काम नहीं करोगे, मैं ही तुम्हारी अगली फिल्म की वार्डरोब भी करूंगी। सुना तुमने? वो हंसा। सुन लिया यार, कर लेना, अब गुस्सा खत्म करो। तुम वो सूफी होने और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, वो बताओ मुझे। मजाक मत उड़ाओ मेरा। नेहा उसकी रग-रग से वाकिफ थी। वो सरप्राइज क्या था जो मुझे देना चाहते थे, उसे यकदम याद आया। मोमिन ने जवाब देने की बजाय अपनी गाड़ी सड़क के किनारे से सड़क पर लाते हुए कहा, मेरे अपार्टमेंट चलो, फिर बताता हूं तुम्हें। नेहा ने दिलचस्पी से उसे देखा। उसे सरप्राइज का बेहद इंतजार था और तवक्को भी, लेकिन वो ये कंफर्म करना चाहती थी, खुशी के किसी इजहार के बगैर, कि वो खुशफहमी का शिकार नहीं हो रही थी। अपने पेंट हाउस का दरवाजा की कार्ड से खोलते हुए नेहा को लिए वो अंदर आया था, और अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नजर लॉबी में दीवार के साथ पड़े कंसोल पर रखे एक सफेद लिफाफे पर पड़ी थी। वो यकीनन शकूर ने कोरियर से वसूल करने के बाद हमेशा की तरह वहां रखा था, जहां उसकी डाक वो रखता था। नेहा भी मुसलसल सोफी के हवाले से कुछ बोलती जा रही थी, मगर चंद लम्हों के लिए उसे लिफाफे पर नजर डालते हुए अपने माहौल से गाफिल हुआ था। उसके साथ अंदर दाखिल होते हुए नेहा रुके बगैर अंदर लाउंज में चली गई थी, और मोमिन सीधा उस कंसोल की तरफ आया था। उसने लिफाफे को उठाकर देखा। मोतियों जैसी तहरीर में लिफाफे पर उसका नाम लिखा हुआ था, उसी अंदाज में जिस तरह हमेशा लिखा होता था। उसने उंगलियों से जैसे लिखने वाले के लम्स को अपने नाम पर हाथ फेर कर ढूंढा, महसूस किया। फिर लिफाफे को बगैर खोले उसने कंसोल का दरवाजा खोलकर अंदर रख दिया। वो दराज उन जैसे बहुत से अनखुले लिफाफों से भरा हुआ था, और उन सब पर एक ही नाम था, कल्बे मोमिन। नेहा टेरेस में पड़ी मेज की कुर्सी पर बैठी हुई थी जब वो वहां आया था। टेरेस पर रात के इस पहर पूरे शहर की इमारतों की रोशनियां नजर आ रही थीं।
दूर समुंदर में डोलती कुछ बोट्स और जहाजों की भी नेहा के हाथ में एक शैंपेन ग्लास था जिसमें वो फ्रिज से कुछ पानी डालकर लाई थी। और अब उस टेरेस पर मेज के सामने कुर्सी पर बैठी वो समुंदर की तरफ गर्दन मोड़े उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता पीने में मसरूफ थी। हवा उसके बालों को उड़ाती ऊपर ले जाती, फिर नीचे ले आती समुंदर की लहरों की तरह। और वो मोमिन के इंतजार में किसी खूबसूरत पेंटिंग की अकेली लड़की की तरह टेरेस पर लगी खूबसूरत लाइट से निकलती रोशनी में बैठी थी। मोमिन के आने पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर मुस्कुराई और ग्लास वापस मेज पर रख दिया। मोमिन उसके बिलमुकाबिल दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। फिर उसने उसके सामने बोर्ड पर फ्रेम के बगैर एक पेंटिंग रखी। नेहा बेसाख्ता मायूस हुई। वो ये सरप्राइज देखने यहां नहीं आई थी। मोमिन कभी कभार पेंट किया करता था और अक्सर उसे पेंट करता था, और वो पेंटिंग भी उसकी ही थी। वहीं टेरेस में उसी मेज पर उसी तरह हवा में उड़ते बालों और शैंपेन ग्लास में पानी पीते हुए। तुम्हारा फेवरेट पोज और मेरी फेवरेट पेंटिंग, मोमिन ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। नेहा को लगा वो जैसे उससे दाद चाहता था। इट्स ब्यूटीफुल, उसने पेंटिंग पर गौर किए बगैर कहा। वो हमेशा यहीं बैठती थी, इसी तरह पानी पिया करती थी, और मोमिन ने उसे मॉडलिंग के लिए बिठाए बगैर उसे इसी तरह पेंट किया था। नेहा ने एक नजर पेंटिंग पर डालते हुए अपना ग्लास दोबारा उठाया और तभी उसे मेज पर रखी पेंटिंग में अपने हाथ की उंगली में एक रिंग जगमगाती नजर आई थी। एक लहज के लिए उसे शायबा हुआ कि वो भी पेंटेड थी, मगर गौर से देखने पर उसे नजर आ गया था कि वो पेंटिंग नहीं थी, असली थी। उसके रगोपे में जैसे एक करंट दौड़ा था। उसने नजर उठाकर मोमिन को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। यू आर, नेहा ने बेहद एक्साइटमेंट के आलम में उसे कुछ कहते कहते जुमला अधूरा छोड़ा और उस पेंटिंग में अपनी उंगली के गिर्द नजर आने वाली उस रिंग को उस जगह से निकालने लगी जहां वो धंसी हुई थी। मोमिन, नेहा की आवाज फरते जज्बात से भर आई थी। वो इस डायमंड रिंग को अब बेहद जज्बाती अंदाज में अपनी उंगली और अंगूठे की पोरों के दरमियान पकड़े हुए देख रही थी। मोमिन ने उसके हाथ से वो अंगूठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में वो रिंग पहना दी। दिस इज ब्यूटिफुल, नेहा ने अपने हाथ में पहनाई गई उस रिंग को देखते हुए खुशी और एक्साइटमेंट से कहा। तुम्हारे हाथ से ज्यादा नहीं, मोमिन ने बड़ी आहिस्तगी से अपने हाथ में पकड़े उसके हाथ को होंठों से छुआ और फिर उसे छोड़ दिया। आई लव यू, नेहा ने जैसे उसे रिस्पॉन्ड किया। आई लव यू टू, मोमिन ने जवाबन कहा। नेहा अब अपने हाथ को देख रही थी चमकती आंखों के साथ। तुम्हारा टेस्ट हर चीज में मैचलेस है। वो उस रिंग को देखते हुए मोमिन को सराहे बगैर नहीं रह सकी। यानी तुम इनडायरेक्टली अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हो, मोमिन ने बरजस्ता कहा, और नेहा ने उसके जुमले पर खिलखिलाकर हंसते हुए अपना हाथ दोबारा मेज पर धरे मोमिन के हाथ पर रखते हुए कहा, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए तुम काफी हो। यकीन नहीं आ रहा। कल्बे मोमिन, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? नेहा उस वक्त खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी। क्या अच्छा लगा मुझ में? उसने अजीब सी अदा के साथ मोमिन से पूछा, यूं जैसे अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। मोमिन ने अपने दोनों हाथ सीने पर दिल की जगह रखते हुए कहा, हमें तुम यहां अच्छी लग गई हो। वो उसके जुमले पर हंसी और फिर उसने अपनी कनपटी पर उंगली रखते हुए कहा, दिल को अच्छी लगी और दिमाग को? मैं दिमाग से नहीं सोचता, कल्बे मोमिन हूं, मेरा दिल ही फैसला करता है हर बात का। मोमिन ने अजीब बेनियाजाना अंदाज में उससे कहा। नेहा ने अपनी उंगलियों के गिर्द जैसे कुछ लपेटने का इशारा करते हुए उससे कहा, जब तुम इस तरह बात करते हो तो तुम लड़कियों के दिलों को अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट लेते हो कल्बे मोमिन। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। जानता हूं, लेकिन कल्बे मोमिन तुम्हारी मुट्ठी में है। नेहा उसके एतराफ पर अजीब गुरूर से मुस्कुराई, फिर हंस दी। उसकी मुस्कुराहट कमाल थी और उसकी हंसी जमाल। उसके कानों में लटकते मोती हलकोरे ले रहे थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अपनी गहरी स्याह लंबी पलकों वाली आंखों के साथ वो कल्बे मोमिन की आंखों और दिल में बैक वक्त खूबी थी और उसे किसी की याद दिला गई थी।
तुम हुस्ने जहां जैसी हो, उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो जैसे किसी ट्रांस में बोला था। वो हंसी, हुस्ने जहां जैसी क्यों, हुस्ने जहां क्यों नहीं। उसने अजीब गुरूर से उस हवाले को समझे बगैर कहा जो कल्ब मोमिन के अंदर से कहीं निकला था। हुस्ने जहां बस एक ही थी। कल्ब मोमिन ने नेहा के ग्लास के किनारों पर उसकी लिपस्टिक से बने होंठों के निशानों को देखते हुए सोचा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मोमिना सुल्तान जो तुमने जाया किए हैं। मोमिना ने ढीठों की तरह उसकी लानतों मलामत सुनी थी। वो सेट पर अक्सा को सोप के लिए मेकअप करते देख रही थी। वो तेजी से हाथ चला रही थी क्योंकि उसका सीन शुरू होने वाला था और मोमिना चुपचाप बैठे उसे देख रही थी। अब बोलो, मुंह में घुंघनियां डालकर क्यों बैठ गई हो? उसने ब्लश ऑन लगाते लगाते मोमिना को मजीद घुरका। मैं कैरेक्टर की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी, ना ही डायरेक्टर की, उसने बिलाखिर कहा। अक्सा ने हाथ में पकड़ा ब्रश तकरीबन पटकते हुए उससे कहा, इसलिए सारी उम्र बहनों और सहेलियों के रोल करोगी और फिर खाला और चचियों के? नाम बनाने के लिए सब करना पड़ता है मोमिना सुल्तान, और सब ही कर रही हैं। सुना तुमने? सुन लिया। उसने बहस खत्म करने की कोशिश की। सुन लिया, मगर समझना मत, सीखना मत। कितनी मिन्नतें करके मैंने दाऊद से तुम्हारा ऑडिशन करवाया था और तुम वहां लड़कर आ गए, वो भी कल्बे मोमिन से। कोई अकल का अंधा भी ऐसा ना करता, और तुम तो मजबूर और जरूरतमंद थी मोमिना। वो जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। मोमिना ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। ये जुमले तो अब उसके माथे पर लटक रहे थे, लेबल की तरह। कोई उसे ना भी याद करवाता फिर भी नजर आता। बदतमीजी उसने की थी मुझसे, मैंने क्या किया? उसने जैसे खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। वो कर सकता है, डायरेक्टर है, सिक्का चलता है इस वक्त इंडस्ट्री में उसका। उसकी फिल्म में कास्ट होने के लिए हीरोइंस तवाफ करती हैं उसका। वो सेट पर गालियां भी दे तो भी कोई उफ नहीं करता, और तुम उसे कहकर आई हो चीप। अक्सर ने आखिरी लफ्ज यूं कहा जैसे वो गुनाह था जो मोमिना से हो गया था। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मोमिना पछताई नहीं, लेकिन बड़बड़ाई। अक्सा को वो सिर्फ इसी तरह खामोश कर सकती थी, लेकिन उसकी यह हिकमत अमली भी गलत साबित हुई थी। अब पछताने का फायदा? उसने फौरन कहा, पछता नहीं रही, मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। उसने अपनी इज्जत और आना को तो कब का मार दिया था, मगर खुददारी थी जो पता नहीं क्यों अब भी जिंदा रह गई थी। तुम्हारी वजह से उसने दाऊद को कितना जलील किया कि कहां से उठा लाए हो लड़कियां ऑडिशन के लिए जिनका ना कोई खानदान है, ना क्लास है, ना ग्रूमिंग। अक्सा को दाऊद की बेइज्जती का सदमा नहीं भूल रहा था। जिसका खानदान और क्लास है वो क्या कर रहा है? मोमिना उस जुमले पर तप गई। अक्सा ने मलामती नजरों से उसे देखते हुए कहा, घंटे से सर खपा रही हूं। और फिर वही बात, ठीक कह रही थी तुम के तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। दाऊद ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म है, फिल्म। सोप और सीरियल समझ के मत आना इसमें काम करना। अक्सा का मेकअप अब खत्म हो चुका था और वो तैयार थी। मेरा मसला इस वक्त सिर्फ पैसा है। मोमिन की फिल्म भी सिर्फ पैसे के लिए ही करना चाहती थी, वरना मुतासिर नहीं उससे मैं। वो कहे बगैर रह नहीं सकी। पैसा चाहिए था जहांगीर के लिए, इसीलिए दाऊद और मैंने कोशिश की थी कि ये फिल्म मिल जाए तुम्हें, मगर तुमने कल को पछताओगी कि मौका मिला था और तुमने जाया कर दिया। मोमिना उसके जुमले पर झाग की तरह बैठी थी। क्या करूं, माफी मांग लूं? वो बेख्तियार उलझी और अक्सा बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। वो मोमिन है, कीना रखता है, बदला लेता है, माफ नहीं करता। और वो भी अब मुझे जाना है अक्सा। अब्बा इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। जहांगीर का डायलिसिस है आज। तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे। उसने अक्सा की बात काटी और उसने अपना मसला कहा।
आखिरी जुमला हमेशा की तरह नजरें मिलाए बगैर, कर्ज मांगने वाला क्या नजर मिलाता, क्या नजर उठाता। घंटा बकबक सुनी मेरी, सीधा नहीं कह सकती थी पहले ही। अक्सर ने अपना पर्स खोलते ही उसे डांटा। वो उसकी हर डांट, हर झड़क सुन सकती थी। चीनी की तरह वो इस भरी दुनिया में खानदान के बाहर उसका खानदान थी, जिससे वो सब कह लेती थी, सब मांग लेती थी, और जिसके सामने वो रो लेती थी। पता नहीं उधार का वो कौन सा खाता था जो दोस्ती के कारोबार में चलता है। हिंसों में कोई लेन देन रखा ही नहीं जाता उसमें। सब एहसान की जुबान में दर्ज होता है, कदर की जुबान में वसूल होता है। अक्सा मोमिना सुल्तान की गमगुसार गमखार थी, उस पर जान छिड़कने वाली दोस्त। और वो मोमिना सुल्तान हैरान होती थी कि वो किस सिले की तवक्को में उसके साथ थी। वो भी उसकी तरह साइड रोल्स करती थी। कॉलेज में उसकी क्लास फेलो भी रही थी। उसकी जिंदगी के मसाइल मोमिना सुल्तान जैसे नहीं थे, कम थे। और उसकी जिंदगी में एक दाऊद भी था जो मोमिना सुल्तान की जिंदगी में नहीं था। वो दोनों एंगेज्ड थे और दोनों अपनी शादी के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे थे। दाऊद कल्बे मोमिन का असिस्टेंट था और कॉलेज में उनकी चौकोर का तीसरा कोना। अक्सा स्कूल के जमाने से एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसको अपने माँ बाप की वफात के बाद अपने 3 छोटे भाइयों को पढ़ाना और माँ का सहारा बनना था। और दाऊद अपनी बहन और बहनोई के घर में बचपन में अपने माँ बाप की वफात के बाद रहता था। और उनके साथ तीसरी मोमिना सुल्तान थी, जिसे उस दोस्ती के आगाज में कोई मसला नहीं था। वो इंटर में आर्ट पढ़ने आई थी। जहांगीर चाइल्ड स्टार के तौर पर बहुत अच्छा कमा रहा था और सुल्तान और सुरैया को भी थोड़ा बहुत काम मिलता रहता था। जिंदगी तब मोमिना सुल्तान के लिए अच्छी थी, और ज्यादा अच्छी चौकोर के उस चौथे कोने की वजह से हुई थी, जिसका नाम फैसल था। मगर सब कुछ बदल गया था, और जो भी बदला था वो सिर्फ मोमिना सुल्तान के लिए बदला था। अक्सा और दाऊद की जिंदगी के मसले तो शुरू ही से वैसे ही थे। वो न बढ़ते थे न कम होते थे। और मोमिना की जिंदगी में जहांगीर की बीमारी तबाही की तरह आई थी, और फैसल उसकी जिंदगी में वो नखलिस्तान था जहां बसने के ख्वाब मोमिना देखती रही थी। नखलिस्तान नखलिस्तान ही रहा था, लेकिन बस सहरा में शराब की तरह हो गया था। उसने बरामदे में खड़े सुल्तान को दूर ही से देख लिया था। सुल्तान ने भी बिल्कुल उसी वक्त उसे देखा था। मोमिना को वो कुछ इज़्तिराब में लगा था। लंगड़ाता हुआ वो मोमिना की तरफ बढ़ा और उसने कहा, कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा मोमिना। डॉक्टर भी चला गया। सुल्तान ने उसके करीब आते ही कहा, चला गया? लेकिन आपने तो बात करनी थी गुर्दा लेने की। मोमिना ने कहा, हां की है मैंने बात। वो कह रहा था पैसे ले आओ तो मिल जाएगा गुर्दा, मैचिंग भी हो जाएगी, पर बगैर पैसों के बार बार गुर्दा लेने की बात ना करूं मैं। मोमिना को पता था डॉक्टर के अंदाज में कैसी बेजारी होगी। वो हर बार जहांगीर का डायलिसिस करवाने आते तो इसी तरह की गुफ्तगू होती थी उनके दरमियान। कितने पैसे लगेंगे गुर्दा ट्रांसप्लांट होने पर? यूं जैसे वो गोल्ड का रेट था जो हर हफ्ते बदल जाता था। 5-6 लाख। वो डॉक्टर रटे रटाए अंदाज में जवाब देता। मैच तो हो जाएगा ना? सुल्तान पूछता, यूं जैसे वो कपड़े का वो थान खुलवा कर देख रहा हो जिसे खरीदने की हिम्मत ना हो रही हो। पैसे होंगे तो सब मैच हो जाता है यहां, खाली खुली बातों का क्या फायदा? डॉक्टर जवाबन उनसे कहता, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना जहांगीर को नए गुर्दे से? सुल्तान को तशवीश होती। यूं जैसे पहले पुराने गुर्दे के साथ जहांगीर जन्नत में जी रहा था। उसका नसीब, डॉक्टर वो जवाब देता और सुल्तान के सारे सवाल खत्म हो जाते। और सारी गुफ्तगू के दौरान मोमिना खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रहती। डॉक्टर उससे कुछ बेतकल्लुफी दिखाता, कुछ फ्लर्टेशियस होता।
वो जानता था वो अदाकारा थी, जिसका मतलब मुआशरे के हर शख्स की तरह वो भी यही लेता था कि वो आसानी से दस्तयाब थी और किरदार पर सवालिया निशान लिए हुए भी थी। मोमिना डॉक्टर की उन नजरों को नजरअंदाज करती, मुस्कुराते हुए उसकी जुमानी बातों को सुनी अनसुनी करती, ढिठाई से बनती और डॉक्टर के उस ख्याल की तस्दीक करती कि हर अदाकारा कैरेक्टरलेस होती है, आसानी से दस्तयाब होने वाली बदकिरदार औरतें। और मोमिना सुल्तान उस हैरेसमेंट को नजरअंदाज करने पर मजबूर थी और उसके साथ साथ सुल्तान भी। उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के तुफैल जहांगीर को जिंदगी की बूंदें मिल रही थी, कतरा कतरा। तो उसके सामने मोमिना सुल्तान हया और शरावत का ढिंढोरा क्या पीटती। वो उसके भाई का मसीहा था, उसकी जान भी ले लेता तो वो दे देती। ये तो मामूली सी जिल्लत थी जो वो किसी बस स्टॉप पर खड़े किसी लोफर लफंगे के हाथों भी बर्दाश्त कर लेती थी। ये तो फिर उसके भाई का इलाज करने वाला क्वालिफाइड डॉक्टर था। जहांगीर का डायलिसिस हो गया। उसने सुल्तान के चेहरे पर जैसे कोई अच्छी खबर ढूंढना चाहिए। अभी हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट दिए हैं। सुल्तान ने कुछ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मोमिना ने कुछ कहे बगैर वो कागज पकड़ लिए। सुल्तान अंदर चला गया था। मोमिना वहीं कॉरिडोर में पड़ी एक बेंच पर एक बूढ़ी औरत के बराबर बैठ गई जो तस्बीह पढ़ रही थी। डायलिसिस है किसी का? उसके बैठते ही मोमिना से उसने पूछा था। हां, मोमिना ने मध्यम आवाज में कहा। उन कागजात पर लिखे टेस्ट का मतलब था मजीद कर्ज, और मोमिना को सोचना था कि फौरी कर्ज वो अब और किससे ले सकती थी। किसका? औरत ने उसकी अदम दिलचस्पी की परवाह किए बगैर उससे पूछा था। भाई का, उसने फिर मुख्तसर जवाब दिया। जवान है? औरत ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा। हां। इस बार चंद लम्हे खामोशी रही। मोमिना ने सुकून का सांस लिया उन सवालों के रुकने पर। मेरा भी बेटा है डायलिसिस पर। पहले बड़े वाले का गुर्दा फेल हुआ पिछले साल, अब छोटे वाले का। मोमिना ने बेख्तियार सर उठाकर उस औरत को देखा। जहां वो बैठे थे वहां सभी की ऐसी ही कहानियां थी, लेकिन वो फिर भी उस औरत के लिए दुखी हुई थी। तो बड़े वाला? मोमिना को समझ न आई कि वो क्या सवाल करे उसके बड़े बेटे के बारे में, लेकिन उस औरत ने जैसे उसका सवाल भांप लिया था। उसी के लिए तस्बीह कर रही हूं, आज बरसी है उसकी। बस अब दुआ करना कि छोटे वाला बच जाए। एक ही रह गया है ना। किसी ने जैसे मोमिना की पसली में कुछ दे मारा था। सांस ही नहीं ली गई उससे। उसका भी तो एक ही भाई था और वो उसके लिए उस औरत की तरह तस्बीहां नहीं पढ़ना चाहती थी। कागज पर लिखे हुए सारे टेस्ट के अल्फाज अब आपस में गुडमुड होने लगे थे। दिन में कही हुई अक्सा की बात उसे एक बार फिर याद आई थी। कैसा मौका गवाया तुमने मोमिना, जिंदगी भर पछताओगी तुम। उसका दिल चाहा वो वहां से उठे और भागना शुरू कर दे, भागती जाए यहां तक कि सब कुछ कहीं बहुत पीछे रह जाए। तुम कहां जा रही हो बेटा? उस बूढ़ी औरत ने यकदम पूछा। उसने हाथ से दूर सुल्तान की तरफ इशारा किया। अब्बा आ रहे हैं, शायद मेरे भाई का डायलिसिस खत्म हो गया। सुल्तान की चाल में लंगड़ाहट उस हॉस्पिटल में आकर हमेशा बढ़ जाती थी। वो पांव में पाए जाने वाले नुक्स को उसने जिंदगी में कभी गर्दाना नहीं था। वो उम्र के इस हिस्से में आकर खामखा ही उसे लंगड़े का लेबल दे रहा था। हालांकि ये उसकी टांग का लंग नहीं था, उसके बेटे की बीमारी का बोझ था जो उसे 2 कदमों पर मतवाजन होकर चलने नहीं देता था। पर उस नुक्स के साथ उस उम्र में भी वो जहांगीर के साथ अस्पतालों में दौड़ा फिरता था। मोमिना खड़ी बाप को देखती रही जो उसके करीब पहुंचने से पहले पहले अपने सारे आंसू पोंछ लेना चाहता था, हमेशा की तरह। और मोमिना वो रोना चाहती ही नहीं थी, उसे लड़ना था जहांगीर की जिंदगी के लिए। एक बहुत बड़े कैनवस पर एक बूढ़ा हाथ एक आयत लिख रहा था। वहीं इस ही दूधिया रोशनी में फला
तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। फिजा में उस आयत को कोई बेहद खुश अलहानी से पढ़ रहा है। वो बूढ़ा हाथ उस आयत को मुकम्मल कर लेता है तो यकदम वो खूबसूरत खुश लहन मर्दाना आवाज भी बंद हो जाती है जो उस आयत की तलावत कर रही है। आसमान से पड़ने वाली रोशनी अब उस कैनवस के पार सफेद लिबास में मलबूस एक औरत को वर्लिंग दरवेश की तरह गोल चक्कर काटते हुए रक्स करती एक औरत पर पड़ता है जो एक नुक्ते के बराबर नजर आ रही है। तेज घूमता एक नुक्ता और फिर उस नुक्ते का साइज बढ़ता बढ़ता एक औरत के वजूद में ढलता चला जाता है। वो भी इतनी तेज रफ्तारी से गोल चक्कर काट रही है कि उस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया है। और फिर वो रक्स करता वजूद आग के शोले में तब्दील हो जाता है, यूं जैसे जल उठा हो। और फिर यकदम तारीकी छा जाती है। मोमिन अपने बिस्तर पर हड़बड़ा कर उठता है। कमरा नीम तारीक था और उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। ना हमवार सांसों और कांपते हाथों से उसने बेड साइड टेबल लैंप ऑन किया। वो ख्वाब बड़े अरसे बाद उसने देखा था और हर बार की तरह इस बार भी उस ख्वाब को देखने के बाद वो कांपते हुए अजीब सी हैबत के आलम में जागा था। ना वो उस बूढ़े हाथ को पहचान पा रहा था, ना उस जगह को, ना उस रोशनी को, ना उन आयात और उनके मफहूम को, और ना ही उस दरवेशों के लिबास में रक्स करती हुई औरत को। मगर उसके बावजूद वो ख्वाब बचपन से जैसे उसके ताक़ुब में रहता था। हर बार कैनवस की आयात बदलती थी पर वो बूढ़ा हाथ वहीं रहता था। हर बार ख्वाब में रक्स करने वाला बदलता था। कभी वो एक मर्द होता था, कभी वो एक औरत। और कल्ब मोमिन दोनों के चेहरे पहचानने की जुस्तजू में उन्हें शोलों में तब्दील होता गायब होता देखता रहता था। मगर हर बार कुछ भी ना पहचानने के बावजूद वो जैसे ये जान जाता था कि उसने ख्वाब में किसी को देखा था, जैसे वो उस रात जान गया था। उसका सर उस वक्त शदीद दर्द से फट रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वो उठकर वॉशरूम गया था। चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए उसने जैसे उस दर्द से लड़ने की कोशिश की और नाकाम रहा। वापस कमरे में आकर उसने ग्लास में पानी डाला और फिर सर दर्द की 2 गोलियां फांकी। जब तक उसका दर्द कम नहीं होता वो दोबारा सो नहीं सकता था। रात का पहला पहर था और उसके कमरे की शीशों की दीवारों से कराची की रोशनियां रात के इस पहर भी नजर आ रही थी। वो कुछ देर ग्लास वॉल के सामने खड़ा पिछली रात की तारीकी में डूबे हुए शहर को देखता रहा। फिर उसने पलटकर अपने कैमरे की अलमारी में से एक पुरानी एल्बम निकाली थी। वो एल्बम लेकर सोफे पर बैठ गया था। पहला सफा पलटते ही एक बेहद खूबसूरत लड़की एक 6 माह के बच्चे को गोद में लिए हुई थी। उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में भी उस लड़की के तीखे नकूश और खूबसूरत आंखें किसी की नजर को भी उलझा सकती थी। कल्ब मोमिन की आंखों में जैसे नमी आई थी। उसने अगला सफा पलटा, फिर अगला। हर तस्वीर में वो लड़की उसी बच्चे के साथ थी, पर अब वो बच्चा 6 माह का नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। और फिर कई सफों बाद वो पहली तस्वीर आई थी जो एक बेहद खूबरूप मर्द की थी। कोई कल्ब मोमिन को देखता और उसकी तस्वीर को तो कोई रिश्ता जोड़े बगैर न रह पाता। कल्ब मोमिन ने अगला सफा पलटा था। वो उस एल्बम का आखिरी सफा था जिस पर उसी लड़की, मर्द और बच्चे की तस्वीर थी। वो उन तीनों की इकट्ठे खिंचवाई गई आखिरी तस्वीर थी जिसमें उस मर्द और औरत के दरमियान वो 7 साल का बच्चा खड़ा था। उन दोनों के हाथ पकड़े यूं जैसे जंजीर हो, मगर वो ये नहीं जानता था ताहा अब्दुल्ला और हुस्ने जहां की इस खूबसूरत दास्तान का खात्मा उस कड़ी से हुआ था जो उन दोनों का हाथ थामे खड़ा था। वो कल्बे मोमिन था, ताहा अब्दुल अला और हुस्ने जहां की इकलौती औलाद। नदीम साहब ने तो जहांगीर को देखते ही कहा था कि मैं इसमें एक और वहीद मुराद देख रहा हूं। यह बच्चा बड़ा होकर एक और चॉकलेट हीरो बनेगा।
मानते ही नहीं थे कि मेरा बेटा है। मजाक करते थे कि कहां से उठा लाए हो तुम लोग ये नवाब की औलाद। सुल्तान अपनी बात कहकर खुद हंसा था और उसके हंसने पर सुरैया और जहांगीर भी। मोमिना अपने लिए ट्रे में खाना लेकर अंदर आई थी और हजारों बार सुने हुए वो जुमले उसने एक बार फिर सुने थे। वो सारी गुफ्तगू हर उस रात होती थी जब जहांगीर का डायलिसिस होता था। पता नहीं सुरैया और सुल्तान जहांगीर का हौसला बहाल करना चाहते थे या अपना। वो उनकी बातें सुनते हुए खाना लेकर कमरे में आकर बैठ गई थी। उस कमरे की दीवारों पर सस्ती लकड़ी के लगे रैक्स जहांगीर के अवार्ड्स, शील्ड्स और ट्रॉफीज से भरे पड़े थे और उनमें कहीं वो सोने का पानी चढ़े हुए ताज भी थे जो वक्तन फवक्तन चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उसकी रस्में ताज पोशी के दौरान मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स और अदबी तंजीमें किया करती थी। और जहां जहांगीर के बचपन में सुरैया और सुल्तान बड़े शौक से जाया करते थे और वो भी, उसे तालियां बजाने का बेइंतहा शौक था जहांगीर के लिए। और सीटियां भी जो बजाता उसने सुल्तान से सीखा था। और फिर हर तकरीब के बाद सब इनाम याफ्ता अफराद का ग्रुप फोटो और फिर जहांगीर और अम्मा अब्बा के साथ उसका फैमिली फोटो, जिसे फोटोग्राफर्स उस वक्त सुल्तान और सुरैया के इसरार पर खींचते थे। मगर बाद में अखबार में तस्वीर सिर्फ जहांगीर ही की लगती। वो तीनों उसमें से हज़फ कर दिए जाते। वो पाकिस्तान का सबसे महंगा चाइल्ड आर्टिस्ट रहा था, महंगा और टैलेंटेड। मोमिना उसके कमरे में बैठकर खाना खाते हुए हमेशा दीवारों पर लगी उन तस्वीरों को देखती रहती थी जो उन सुपरस्टार्स के साथ जहांगीर की थी, जिनकी एक झलक देखने के लिए जमाना तरसता था। अम्मा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर एक्टिंग करूंगा, उसने जहांगीर को कहते सुना और वो नवाला लेना भूल गई। हाँ, इंशाल्लाह, और इस बार तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है मेरे बेटे ने। सुरैया ने जैसे उसके ख्वाब की पींग चढ़ाई। जहांगीर और मोमिना की नजरें मिली, वो मुस्कुरा दी। आपा का तो जिस दिन से फिल्म नहीं मिली मूड ही ऑफ हो गया है इनका। उसने मोमिना को छेड़ा था। वो जानती थी, वो चाहता था वो कुछ बोले। तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो, उस दीवार पर मेरा एक भी अवार्ड नहीं है। सारे अवार्ड्स, सारी शील्ड्स तुम्हारी हैं। मोमिना ने जैसे उस ड्रामे में अपना रोल प्ले करना शुरू किया जो वो सब मिलकर जहांगीर के लिए करते थे। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम भी मेरी तरह चाइल्ड आर्टिस्ट बन जाती तो मेरे जितने नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अवार्ड्स तो जीत ही लेती तुम। वो जवाबन उस ड्रामे में अपना रोल अदा करने लगा था। अरे, इसका बस चले तो ये आज भी ना करे अदाकारी। ये कहां कदर जानती है एक्टिंग की, आर्टिस्ट की। सुरैया ने मुदाखलत की। मोमिना खामोशी से खाना खाती रही। सुल्तान को हुस्ने जहां याद आ गई। हुस्ने जहां कदर किया करती थी आर्टिस्टों की। मोमिना ने यकदम खाने की ट्रे उठाई और कमरे से निकल गई। पता नहीं अब्बा को हर बात पर हुस्ने जहां क्यों याद आ जाती है। उसने जैसे चिढ़कर सोचा था और अब घंटों उसकी मिसालें देते रहेंगे। कभी कभी मुझे लगता है अब्बा को हुस्ने जहां से मोहब्बत थी, सिर्फ काम नहीं करते थे उसके साथ। और अम्मा जहांगीर के इश्क में मुब्तला हैं और मैं इन सब के। हम सब दायरों में चल रहे हैं, कोई दायरा किसी दूसरे दायरे से मिलता ही नहीं। बरामदे के तख्त पर बेड पर खाना खाते हुए उसने बरामदे की खुली खिड़की से नजर आते जहांगीर, सुरैया और सुल्तान की तकोन को देखा। वहां जैसे उसकी कोई जगह ही नहीं थी। मगर मोमिना सुल्तान को इसकी भी शिकायत नहीं थी। जहांगीर वो उनके घर का हीरो था और फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ हीरो की परस्तिश करती थी। उसके मां बाप का ख्वाब था उस फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो उनके खानदान से भी होता। मोमिना सुल्तान के लिए उन्होंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। उसे जरूरत और मजबूरी उस मैदान में ले आई थी जहां के कांटे सिर्फ औरत के पैरों को जख्मी करते थे। आईना मुझसे प्यार करता है, मैं तुमसे और तुम किसी और से। तीनों पागल हैं और तीनों खाली हाथ रहेंगे। कल्ब मोमिन अपने स्टूडियो में रात के इस पहर ऑडिशंस की फुटेज देखने में मसरूफ था और स्क्रीन पर उस वक्त मोमिना सुल्तान के उस नामुकम्मल ऑडिशन की फुटेज चल रही थी।
वो गजब की एक्ट्रेस थी, कमाल का आई कांटेक्ट था उसका। कैमरा और कैमरे के जरिए दूसरी तरफ बिछी ऑडियंस के साथ उसके तासुरात बेहद जानदार थे, और डायलॉग डिलीवरी और आवाज कातिल। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके ऑडिशन की फुटेज पर आ रहा था, उस ऑडिशन की फुटेज को जिसे उसका गिरता दुपट्टा भी खराब नहीं कर पाया था। उसका फुटवर्क बेहतरीन था, वो फ्रेम में थी और फ्रेम में ही रही थी। अदाकारी उसके लिए जैसे खाला जी का घर था। उसके ऑडिशन को देखते हुए कल्बे मोमिन के जहन में उसके साथ होने वाली पूरी मुलाकात घूमी थी। वो अगर इत्तेफाकन उस फुटेज को ना देख लेता तो शायद उस मुलाकात के बाद मोमिना सुल्तान उसे कभी याद तक भी न रहती। मगर इस वक्त वो हर 10-15 मिनटों के बाद नई एक्ट्रेसेस के ऑडिशंस देखने के बाद दोबारा उसके ऑडिशन पर आ जाता। उन दर्जनों स्टाइलिश और खूबसूरती और ग्लैमर के मयार पर हर लिहाज से पूरा उतरने वाली लड़कियों में से उसे कोई एक अदाकारा नजर नहीं आई थी। फुटेज को आखिरी बार देखकर उसने उसे डिलीट कर दिया था। यह काम उसने दाऊद के जिम्मे लगाया था, मगर दाऊद शायद दानिस्ता तौर पर उसे यही मुआजना और मुकाबला दिखाना चाहता था जो वो इस वक्त ठंडे दिलो दिमाग के साथ कर रहा था। मगर उसके बावजूद मोमिना के लिए उसकी फिल्म में कोई गुंजाइश पैदा नहीं हुई थी। गहरी नींद में मोमिना को यूं लगा था जैसे उसकी आंख किसी खटके से खुली थी। उसने गुनूदगी के आलम में आंखें खोले कमरे को देखा था। कमरे में सुरैया सो रही थी बराबर के बिस्तर पर। वो अपनी चादर उतारते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसे जहांगीर के कमरे से कुछ आवाजें आई थी। अपने कमरे से निकलकर उसने सहन में चारपाई पर गहरी नींद सोए सुल्तान को देखा। फिर वो जहांगीर के कमरे में चली आई। वो जागा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा था और उसका बिस्तर उसके अवार्ड से भरा हुआ था। उसने सर उठाकर मोमिना को देखा था। वो भी उसे देखती रही, फिर पास चली आई। क्यों जाग रहे हो जहांगीर? कुछ चाहिए? वो कुर्सी पर उसके पास बैठ गई थी। आपा, तुम मुझे मरने ना देना। अजीब बेबसी की कैफियत में उसने मोमिना का हाथ पकड़कर कहा था। उसकी आंखों में अजीब और गरीब खौफ था। तुम मुझे बचा लेना, वो उसके हाथ भींचे हुए उससे कह रहा था। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसने जहांगीर को लिपटा लिया। नहीं मरने दूंगी, उसने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा था। वो उसके सीने में मुंह छुपाए हुए सिसक रहा था और उसके बिस्तर पर हर तरफ उसका उरूज पड़ा हुआ था। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मोमिना। अक्सा ने उसे खून की नजरों से देखा था। वो सुबह सवेरे उसके घर पर थी और उसकी दरखास्त सुनकर अक्सा को लगा था वो पागल हो गई थी। मुझे खुद भी अपनी समझ नहीं आती। वो चाय का कप अपनी गोद में रखे उसके बिस्तर में बैठी बड़बड़ाई थी। तुम मोमिन को समझती क्या हो आखिर? तुम जाओगी उसके पास और वो तुम्हारी माजरत कबूल करके रोल दे देगा तुम्हें। ऑल गुड, अक्सा ने झंझलाते हुए उससे कहा। एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं। मोमिना अपनी बात पर मुसर थी। वो तुम्हें रोल नहीं देगा। मैं तुम्हारे सामने वो बातें दोहराना नहीं चाहती जो उसने तुम्हारे बारे में दाऊद से की थी। तुम क्यों बेइज्जत होना चाहती हो? मुझे इस वक्त शोहरत और पैसे की जरूरत है अक्सा। इज्जत अब तरजीह नहीं रही मेरी। तुम एक दफा दाऊद से कहो मोमिन से मेरी मुलाकात करवा दे। एक बार, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी और अक्सा उसके इस लहजे के सामने टिकी नहीं रह सकती थी। तुम चाहती हो दाऊद बेरोजगार हो जाए और हमारी शादी फिर लटक जाए? तो ठीक है, दोस्ती के नाम पर यह भी सही। उसने तनफन करते हुए फोन उठाकर दाऊद का नंबर मिलाना शुरू कर दिया था। मोमिना चुपचाप उसे देख रही थी। कल्बे मोमिन का पेंट हाउस म्यूजिक की तेज आवाज से गूंजते हुए टेरेस पर बने डांस फ्लोर पर थिरकती स्पॉटलाइट्स की रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा था। वो वैसी ही मामूल की एक पार्टी थी जिसके लिए वो पेंट हाउस मशहूर था। वेटर्स हार्ड और सॉफ्ट ड्रिंक्स सर्व करते हुए टेरेस पर बने उस बार में आ जा रहे थे जो बवक्ते जरूरत बारबेक्यू एरिया के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। एक डीजे मुख्तलिफ अनवाह का म्यूजिक बजाते हुए माहौल को गरमाए हुए था और हर बदलते म्यूजिक की बीट पर
डांस फ्लोर पर जोड़े थिरक रहे थे। मेहमानों की आमद और रफ्त जारी थी और वहां मौजूद कोई शख्स ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से वाकिफ ना हो। पाकिस्तान टीवी, मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन नामों में से थे और वो सब वहां क़ल्ब मोमिन की फिल्म की कामयाबी और उसके अवार्ड को सेलिब्रेट करने आए हुए थे। शोबिस की फील्ड से मुंसलिक कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं था जो उस वक्त वहां ना होता। क़ल्ब मोमिन के इनविटेशन को कोई रद्द करने की जुर्रत कर नहीं सकता था और उसकी नजरों और गुड बुक्स में रहना उस वक्त हर एक्टर और एक्ट्रेस की जरूरत थी। ये जानने के बावजूद कि वो अपनी किसी फिल्म में मेन लीड को दोबारा कास्ट नहीं करता था, वो बहुत से बड़े ब्रांड्स की कमर्शियल फिल्म्स में भी शूट करता था और क़ल्ब मोमिन उन कमर्शियल्स में सिर्फ उन्हीं को लेता था जिनको वो चाहता था। ब्रांड्स के मुतालिबात को वो अक्सर नजरअंदाज करने का आदी था और उसका हर कमर्शियल टीवी और डिजिटल स्क्रीन पर धूम मचाने की तारीख रखता था। तो क़ल्ब मोमिन के नखरे अगर ब्रांड्स ना उठाते तो क्या करते, और एक्टर्स उसके आगे पीछे ना फिरते तो क्या करते। क़ल्ब मोमिन उस वक्त दाखिली दरवाजे के पास मेहमानों के इस्तकबाल के लिए नेहा के साथ मौजूद था और नेहा वहां पर बिल्कुल एक मेजबान का किरदार अदा कर रही थी। क़ल्ब मोमिन की गर्लफ्रेंड के तौर पर वो शोबिस के हलकों में बड़ी अच्छी तरह मुतारफ हो चुकी थी और क़ल्ब मोमिन की गर्लफ्रेंड के लेबल को उसने एक डिजाइनर के तौर पर अपने बिजनेस को फैलाने और क्लाइंटेल को बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। उसके पास आने वालों में अब इंडस्ट्री की हर बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल शामिल थी जो उसके जरिए क़ल्ब मोमिन की रसाई पाने की मुतमन्नी थी और नेहा बड़ी चालाकी और जहानत से उनकी इस ख्वाहिश को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शोबिस जैसा बिजनेस कोई और नहीं होता। इस सारे हंगामे में लाउंज में लगी हुई वो खत्ताती किसी ऐनी शाहिद की तरह उस दीवार पर इशारा थी जिसके नीचे बड़े सोफों में नीम बरहना मॉडल्स और एक्ट्रेसेस शराब के ग्लासेस हाथ में लिए मखमूर बैठी हुई थी या फिर चल फिर रही थी। मोमिन, ये जूफी है, मैंने इसे इनवाइट किया था तुम्हें मिलवाने के लिए। वो लंबे कद का कसरती जिस्म रखने वाला मुनासिब शक्ल सूरत का एक नौजवान लड़का था जिसे नेहा ने क़ल्ब मोमिन से मिलवाया था। क़ल्ब मोमिन ने किसी रद्द-ए-अमल के बगैर उसका इस्तकबाल करते हुए खुश दिली से उससे हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जूफी ने जवाबन बेहद नर्वस अंदाज में मोमिन से कहा, हाँ, बट आई एम अ ह्यूज फैन। उसने बेहद गर्मजोशी से क़ल्ब मोमिन से मुसाफे किया था। वो जो स्किन टाइट टी शर्ट पहना हुआ था उसकी मुख्तसर आस्तीनें उसके बाइसेप्स को और उसका वी गला उसके सीने के मसल्स को डिस्प्ले पर रखे हुए किसी शोपीस की तरह दिखा रही थी। थैंक यू, मोमिन मुस्कुराया था, लेकिन उसने जूफी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। वो किसी और की तरफ मतवज्जा होने वाला था जब नेहा ने एक बार फिर से उसे जूफी ही की तरफ मतवज्जा किया। जूफी ने अभी अभी मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू की है और बड़ा कीन है वो किसी फिल्म में काम करने के लिए। मोमिन ने नेहा की बात अब भी ध्यान से नहीं सुनी थी। उसकी तवज्जो अपार्टमेंट के बार बार खुलने वाले दरवाजे पर मबजूल थी जहां से चंद चंद मिनटों के वक्फे से कोई ना कोई मेहमान नमूदार हो रहा था। नेहा और जूफी ने उसकी अदम तवज्जो बैक वक्त नोटिस की और एक दूसरे को देखा। फिर नेहा ने जैसे कोशिश न छोड़ते हुए उससे दोबारा बात का आगाज किया था। मैं सोच रही थी मोमिन, अगर तुम अपनी फिल्म में, एक्सक्यूज मी डियर। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर पाती, मोमिन किसी मेहमान को आता देखकर नेहा की बात सुने बगैर उसका बाजू थपकते हुए चला गया था। जूफी और नेहा दोनों कुछ नादिम से हुए थे। जूफी ने नेहा से कहा, मैंने कहा था ना उससे पहले बात कर लेना। उसका लहजा शिकायती था। कर लूंगी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? नेहा ने जवाबन उसका कंधा थपका। अभी कुछ देर में दोबारा बात करती हूं उससे। उसे जरा मेहमान रिसीव कर लेने दो। वो उसे लिए हुए टेरेस की तरफ गई। दूर एक जर्नलिस्ट के साथ खड़ी शैली ने तीखी नजरों से नेहा और जूफी को देखा था। वो जब से आई थी उसकी नजरों का मरकज नेहा और मोमिन ही रहे थे।
यू आर लाइक अ गॉडेस इन दिस मूवी। उसके सामने खड़ी डस्क की फीचर राइटर उससे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। शैली दोबारा उसकी तरफ मतवज्जा हुई और उसने अपने बालों को थपका और मुस्कुराई, मगर उसकी नजरें अब फिर नेहा पर थीं, जो जूफी को टेरेस पर छोड़कर वापस मोमिन के साथ खड़ी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। इनका कुछ चल रहा है क्या? उस जर्नलिस्ट ने शैली की नजरों का ताक़ुब करते हुए तजस्सुस से पूछा। शैली एकदम गड़बड़ाई और हंसी। नो नो, मोमिन इज वेरी मच सिंगल एंड अवेलेबल, शैली ने कहा, बट शी इज प्लेइंग द होस्ट। जर्नलिस्ट ने इसरार किया। गर्लफ्रेंड है यार, और वो तो मोमिन की कई हैं, शैली ने दोबारा कहा। मैंने तो खबर लगाई थी कि मोमिन और तुम डेटिंग कर रहे हो। जर्नलिस्ट ने इस बार शैली को छेड़ा। वो कहकहा मारकर खुश दिली से हंसी। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी, ऐसा सीन है क्या? जर्नलिस्ट ने कुरेदा। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, शैली ने मानीखेज अंदाज में उसको शह दी। न्यूज में स्टार बनने के लिए इंडस्ट्री के हार्ट थ्रॉब के साथ किसी भी हैसियत में नत्थी रहना जरूरी था, और शैली ऐसे ताल्लुकात की अफादियत पर यकीन रखने वालों में से थी। नाज ने दूर खड़े कल्ब मोमिन को बड़ी हसरत भरी नजरों से देखा। वो एक उभरती हुई मॉडल थी और एक बड़े अवार्ड शो में बेस्ट मॉडल का अवार्ड जीत चुकी थी। इस वक्त वो एक मशहूर फैशन डिजाइनर के साथ कल्ब मोमिन की इस पार्टी में आई थी, और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस फैशन डिजाइनर को डंप करके कल्ब मोमिन के साथ जा खड़ी होती, जो चंद लम्हे पहले उन दोनों के साथ गपशप करके वहां से गया था, और जिसने नाज के नाम नेहाद लिबास से झलकने वाले तमाम असासाजात पर कुछ ज्यादा गौर नहीं किया था। नाज जानती थी वहां मौजूद सब ख्वातीन वहां इसी डिस्प्ले के लिए आई थी। कल्ब मोमिन अपनी फिल्म्स में ग्लैमर के अलावा कुछ पेश नहीं करता था, और वहां सब ग्लैमर के सब तीर तलवारों से लेस होकर आई थी। शैली के साथ कोई चक्कर चल रहा है मोमिन का? नाज ने उस फैशन डिजाइनर से पूछा, जिसकी एस्कॉर्ट के तौर पर वो आई थी। शैली वो फैशन डिजाइनर इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। शैली इज नॉट मोमिन्स टाइप। उसने दूर मोमिन का बाजू पकड़े खड़ी शैली को देखते हुए नाज को तसल्ली वाले अंदाज में कहा। और वो जो दूसरी लड़की है? नाज ने नेहा को देखते हुए कुरेदा। गर्लफ्रेंड है मोमिन की, अब देखो उसे कब डम करता है। तुम इंटरेस्टेड हो रही हो क्या? उस डिजाइनर को यकदम ख्याल आया। सिर्फ फिल्म में, नाज ने गड़बड़ा कर कहा। उसके करियर को यहां तक पहुंचाने में उस डिजाइनर का बहुत बड़ा हाथ था, और नाज को अचानक ख्याल आया था कि उसे ये सारी मालूमात उस डिजाइनर से नहीं लेनी चाहिए थी। मोमिन में लॉयल्टी नहीं है। उस डिजाइनर ने जैसे नाज के इनकार के बावजूद उसे खबरदार किया। डम तो सभी कर देते हैं यहां काम निकलने के बाद, लेकिन मोमिन। डिजाइनर ने बेहद मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ते हुए एक जताने वाली मुस्कुराहट के साथ अपने ग्लास से सिप लिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। नाज को उस फैशन डिजाइनर को इजहार मोहब्बत पेश करने की जरूरत महसूस हुई। उनका ताल्लुक इतना ही खालिस था, और कल्ब मोमिन के बारे में ऐसे सवाल जवाब करने वाली नाज तन्हा नहीं थी। उस पार्टी में वहां मौजूद हर लड़की अपने आप को जैसे कल्ब मोमिन की भेंट चढ़ा देने के लिए तैयार फिर रही थी। यह मोहब्बत नहीं थी, बिजनेस था, शो बिजनेस। कल्ब मोमिन का साथ उनमें से किसी को भी आसमान पर पहुंचा देता, उन 3 हीरोइंस की तरह जिनकी जिंदगियां कल्ब मोमिन की फिल्म्स ने बदली थी। और आसमान किसको अच्छा नहीं लगता था, और कल्ब मोमिन इस सबसे बाखबर था। अपनी अहमियत से, अपनी जरूरत से, अपने स्टारडम से, हर चीज से वो फंदों में फंसने वाला नहीं था। दाम में आ जाने वाला सयाद भी नहीं था, ना जाल में काबू आता था। जान, ये मैं तुमसे मिलवा रही थी जूफी को। नेहा तीसरी बार जूफी को मोमिन के पास लेकर आई थी, और यह पहला मौका था जब मोमिन ने जूफी पर बिलाखिर गौर किया था। वो उसे इस तरह बार बार उसके पास क्यों ला रही थी? छोटे मोटे रेफरेंसेस चलते रहते थे, लेकिन इतनी डेस्परेशन से तो कभी नेहा ने किसी को उससे मिलवाने की कोशिश नहीं की थी। मोमिन को पहली बार ख्याल आया था, जूफी की ख्वाहिश है तुम्हारे साथ काम करने की, वो उससे कह रही थी।
ख्वाहिश नहीं है, ख्वाब है सर। आप मेरे आइडियल हैं। आपकी कामयाबी पर मुझे रश्क आता है। आपके काम का मुझसे बड़ा फैन कोई नहीं है पाकिस्तान में। जूफी ने उसकी शान में मिलाबे मिलाना शुरू किए और मोमिन ने उसे दरमियान में ही टोका। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दूसरे हाथ में पकड़े ग्लास से टेरेस और लाउंज में मौजूद लोगों की तरफ इशारा करते हुए मोमिन ने उससे कहा, तुम्हें पता है ये सब कौन है? जूफी उलझा। उसने नेहा को देखा। नेहा को लगा मोमिन कुछ नशे में था। ये सब स्टार्स हैं, जूफी ने कुछ अटक कर कहा। मोमिन मुस्कुराया। नहीं, ये सब मेरे फैंस हैं और पाकिस्तान में इनसे बढ़कर मेरा मद्दाह कोई नहीं। ये सब मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ये ख्वाब है इन सब का। वो जूफी के जुमले ही दोहरा रहा था और जूफी को अजीब सी हद तक महसूस हुई थी। तो यार 2-9 से फिल्म में चांस। नेहा ने जैसे सूरत हाल संभाली। कैसा चांस? मोमिन ने जवाबन बेहद स्पार्ट लहजे में उससे कहा, अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन करो इसका। तुम खुद मुतासिर हो जाओगे जूफी की स्क्रीन प्रेजेंस और टैलेंट से। नेहा ने मुलायम लहजे में कहा, आई डोंट थिंक सो। मोमिन ने सर से पांव तक जूफी को देखने के बाद उसे इत्मीनान से ग्लास एक से दूसरे हाथ में बदलते हुए कहा और वहां से चला गया। जूफी और नेहा खड़े के खड़े रह गए थे। जूफी ने बेहद अपसेट होकर शिकायती नजरों से नेहा को देखा था। उसने एक बार फिर उसे थपकते हुए तसल्ली देते हुए कहा, नशे में है अभी, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। लेट हिम सोबर अप। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। उस डिजाइनर ने मोमिन को रोकते हुए उसकी कैलीग्राफी की तरफ इशारा किया था। वो शायद पहली बार मोमिन की किसी पार्टी में आया था और पहली बार उस कैलीग्राफी को देख रहा था। मोमिन उसकी तारीफ पर मुस्कुराया और उसने कहा, थैंक यू। आर्टिस्ट कौन है? उस डिजाइनर ने मजीद पूछा। चंद और लोग भी अब अपने ड्रिंक्स पकड़े उस कैलीग्राफी के सामने आकर खड़े हो गए थे। अब्दुल अला। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मोमिन ने बिलाखिर कहा, अमेजिंग। उस डिजाइनर ने मजीद सराहा, लुक एट द स्ट्रोक्स, द कर्व्स, द कलर्स, ब्रिलियंट। वो उसी कैलीग्राफी की तारीफ में रत्बे इंसान था। लिखा क्या हुआ है? एक मॉडल ने अपने अमेरिकन लबो लहजे में मोमिन से पूछा। कुरान पाक की आयत है, मोमिन ने बताया। वो मॉडल बेख्तियार हंसी। ऑफ कोर्स, वो तो जानती हूं मैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बैक वक्त उन तीनों चारों लोगों ने मोमिन को देखा। मोमिन ने मुहक्किक अंदाज में पेश की गई उस खत्ताती पर नजर दौड़ाई, फिर मदम आवाज में कहा, मैं नहीं जानता। वो कहकर पलटा था और इससे पहले कि वो वहां से हट जाता, उसके सामने उसका मुलाजिम एक मेहमान लेकर आया था और आने वाले मेहमान को देखकर कल्बे मोमिन फ्रीज हो गया था। शराब का ग्लास उसके हाथ से छूटते छूटते बचा था।